तो नमस्कार दोस्तों, एचएम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे मैं कोडिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत कंटेंट डालता रहता हूँ। ये आज मेरे ख्याल से मेरी पहली लॉन्ग वीडियो होने वाली है इस चैनल की। इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खाली आपको एक बेसिक पाइथन प्रोग्राम बनाऊंगा। बेसिकली हम एक छोटा सा क्विज़ ऐप या फिर क्विज़ प्रोग्राम या क्विज़ ऐप जो भी आप कहो, एक बनाने जा रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। यूज़र को उसमें सही आंसर इनपुट करना होगा। अगर आंसर सही होगा तो वो लिख के कमांड लाइन में लिख के आएगा आपका आंसर सही है। अगर वो आंसर गलत होगा तो कमांड लाइन में लिख के आएगा कि आपका आंसर गलत है, वो सही आंसर ये है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल से हर यूज़र को, जो भी आज करंट में अगर पाइथन आप सीख रहे हो, तो ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स आपको बनाते रहने चाहिए ताकि आपका खुद का आपका लॉजिक बिल्डिंग एज वेल एज़ आपकी एक प्रैक्टिस होती रहे, ताकि आप बड़े एप्लीकेशंस भी ऐसे बना सकते हो। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। वो बेसिक्स सिर्फ प्रैक्टिस करने से क्लियर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इस प्रोग्राम को बनाते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम बेसिकली क्योंकि हमें क्विज़ ऐप बनाने जा रहे हैं या फिर क्विज़ प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत, कोई भी क्विज़ प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने बने बनाए क्वेश्चंस रखे हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चंस एक वेबसाइट से उठाए हैं। आप भी किसी भी वेबसाइट से उठा सकते हैं। ये बेसिकली क्लास 9th के क्वेश्चंस हैं। हाँ, क्लास 9th के साइंस के टिश्यू चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। आप भी किसी भी वेबसाइट से कोई भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन studyranker.com से उठाए हैं। मैं स्टडी रैंकर्स, लर्न CBSE और 2-3 वेबसाइट्स हैं जिनके मैं नाम अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो उन लिंक्स पे क्लिक करके आप जाके डायरेक्टली वो क्वेश्चंस कॉपी कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना खुद का सोर्स भी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मेरा करें। मैंने बेसिकली क्या किया, एक सब्जेक्ट 1 नाम से एक मैंने लिस्ट बनाई है। यहाँ पे ये लिस्ट है जिसका नाम है सब्जेक्ट 1। ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ओपन किया। इस लिस्ट के अंदर मैंने कई टाइप की डिक्शनरीज सेव कर रखी हैं, जिसमें पहली डिक्शनरी है जिसमें और छोटी छोटी लिस्ट हैं, और लिस्ट में भी डिक्शनरीज़ हैं, जिसमें डिक्शनरीज़ में मतलब कई 3 टाइप की वैल्यू पेयर है। पहला की वैल्यू पेयर है क्वेश्चन का, जिसमें हमारे ऑब्वियसली की का नाम है क्वेश्चन, और दूसरा हमारा जो है वैल्यू जो है वो है हमारा क्वेश्चन, जो कि हमें कॉपी करना, मतलब जो एक्चुअल क्वेश्चन हमें कॉपी करना है विथ नंबर। जैसे ये हमारा की है क्वेश्चन, और ये है हमारा वो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ पैकेजिंग टिश्यू। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारी की हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई डिक्शनरी की। तो ये हमारे डिक्शनरी का पहला की वैल्यू पेयर हो गया। अब हमारी इसी डिक्शनरी का दूसरा की वैल्यू पेयर है ऑप्शंस वाला, जिसमें हमारा की का नाम है, ऑब्वियसली नाम है ऑप्शन। उसके अंदर हमने एक और लिस्ट बना दी है जिसका नाम है, जिसमें ऑप्शंस हमारे हैं। ऑप्शन ए में एक टिश्यू का नाम है, ऑप्शन बी में एक टिश्यू का नाम है, ऑप्शन सी में भी एक टिश्यू का नाम है, ऑप्शन डी में भी एक टिश्यू का नाम है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो तीसरा हमारा है, ये मैंने एक करेक्ट की बनाई है। करेक्ट मतलब ये दिखा रहे करेक्ट आंसर कौन सा है। आप यहाँ पे करेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। ये कीज़ की जो नेम है ये आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं मेरा जो मैंने सेट किया वो आप सेट करो। आप अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। मैंने जो आंसर वाली की है, जिसमें एक्चुअल आंसर सेव होगा हमारा, उसका मैंने करेक्ट नाम रखा है। उसमें जो एक्चुअल करेक्ट आंसर है, जैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, एरियोलर टिश्यू, तो मैंने इसको इस करेक्ट की वैल्यू पेयर में मैंने करेक्ट की के अंडर में इसकी वैल्यू सेव कर ली है। तो ये हमारी ऐसे ही फर्स्ट डिक्शनरी हुई। ऐसे ही मैंने कई डिक्शनरी बना रखी हैं इस सब्जेक्ट 1 लिस्ट के अंदर। तो इन सबको बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। यही फंक्शन हमारा मेन फंक्शन होगा जो हमारे क्विज़ को एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ कीवर्ड से, डेफ मेन। ये मेन फंक्शन होगा हमारा जिससे हमारा क्विज़ रन होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को हम प्रिंट कराएंगे विद ऑप्शंस, एक एक क्वेश्चन को विद ऑप्शंस प्रिंट कराएंगे। तो ऐसा कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे फॉर का, फॉर क्यू मीन्स क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट 1। फॉर क्यू इन सब्जेक्ट 1 मतलब कि जो हमारा ये लिस्ट है सब्जेक्ट 1, इसके एक एक डिक्शनरी को हमने क्या नाम दे दिया, क्यू। मतलब एक एलिमेंट इसमें, अगर ये सब्जेक्ट 1 है तो इसका एक एलिमेंट ये है, फिर सेकंड एलिमेंट इसका ये है, फिर थर्ड एलिमेंट इसका ये है। तो इस फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स को एक एक करके हमने नाम दे दिया क्यू। मतलब कि ये सबका नाम क्यू है, ये Q1 Q2 Q3 जो भी आप समझ लो, ऐसे करके है। तो हम प्रिंट कराएंगे क्वेश्चन को एज वेल एज उनके ऑप्शंस को। तो क्वेश्चन को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट क्यू, प्रिंट ब्रैकेट में क्यू, स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमारे क्वेश्चंस हैं, QUE, क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो हमें इसे डबल कोट्स में रखना होगा, QUES क्वेश्चन। तो इसका काम होगा कि जब भी ये लूप रन होगा,
ये हमारे क्वेश्चंस को प्रिंट करेगा। अगर हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार कॉल आउट करके चेक कर लेते हैं मेन। तो अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हाँ ये देखिए सारे क्वेश्चंस जितने थे इसने लाइन बाय लाइन प्रिंट कर दिए। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन हमें नहीं प्रिंट कराने, हमें साथ में ऑप्शंस भी चाहिए। तो ऑप्शंस प्रिंट कराने के लिए हम इसी में एक और लूप बनाएंगे। जो हमारी सब्जेक्ट नाम की लिस्ट है उसके एक एक वैल्यू को हमने क्यू नाम दिया है, एक एक एलिमेंट को उसी में से उसी क्यू के एक एक एलिमेंट में जो हमारा ऑप्शंस नाम का की है उसको सिलेक्ट करेंगे। OPTIONS ऑप्शंस नाम का जो हमारा वो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट ब्रैकेट में O कैपिटल O जो हमने लेट किया है, ब्रैकेट में ऑप्शंस। अब ये तो हो गया। अब अगर हम चेक करेंगे, इसको सेव करता हूँ मैं। यहाँ पे ये क्या हुआ, लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है, रुकिए मैं सही करता हूँ। सॉरी, इसमें हमें ऐसे नहीं प्रिंट कराना है क्योंकि हमने एक एक एलिमेंट को O लेट कर दिया है, तो हमें डायरेक्टली O को ही प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे जब हम O को प्रिंट कराएंगे तो हमारा एक एक एलिमेंट मतलब एक एक क्वेश्चन साथ में उसका ऑप्शंस प्रिंट होंगे। तो जैसे ये देखिए, फिर ये हमारा क्वेश्चन प्रिंट हुआ, ये हमारे ऑप्शंस उसके प्रिंट हुए, फिर हमारा क्वेश्चन प्रिंट हुआ, फिर उसके साथ उसके ऑप्शन प्रिंट हुए। अब ये तो हो गया, लेकिन ये तो एंडलेसली सारे क्वेश्चन और ऑप्शंस प्रिंट हो गए। आदमी करेगा कब? तो अब यहाँ से हमारा मेन काम चालू होगा। एक्चुअली यहाँ से अब हमारा क्विज रन करना चालू होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट स्टेटमेंट बनाएंगे जिसकी वैल्यू हम आंसर नाम के वेरिएबल में ANSW आंसर नाम के वेरिएबल में सेव करेंगे। हमने लिखा आंसर इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में हम अपना मैसेज डालेंगे, एंटर योर आंसर, और लिख देंगे A, B, C, या और D। ये हमारे कुछ मतलब हमने कहा है कि आप अपना आंसर एंटर कीजिए A, B, C या D। जिसको इतना करने के बाद अब अगर हम रन करेंगे तो ये हर क्वेश्चन पे हमसे इनपुट मांगेगा। ये देखिए यहाँ पे रुक गया, ये कुछ गड़बड़ हुई है। ये सॉरी समझ गया। ये यहाँ पे नहीं, हमें इसको फॉर लूप के बाहर रखना है। मतलब हमें फॉर लूप के अंदर नहीं रखना है, इसको फॉर लूप के बाहर रखना है, ताकि जब फॉर लूप ख़त्म हो जाए उसके बाद ये इनपुट का स्टेटमेंट आए। तो अब अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे तो हाँ ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रिंट हो गया है विद ऑप्शंस, और अब हमसे ये आंसर पूछ रहा है। हालांकि मैं इसमें अभी कुछ भी टाइप करूँगा ये अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। इसमें हमें कायदे से हमें पता चलना चाहिए कि हमने क्या इनपुट किया है और हमारा आंसर सही है कि नहीं। रियल टाइम हमें पता लग जाए, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से सही रहता है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे अब एक और काम करेंगे। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ यहाँ पे लिखेंगे ANSWER आंसर इज इक्वल टू, आंसर का मैंने कैपिटल ले रखा था, जो हमने आंसर कीवर्ड बनाई थी, जो हमने करेक्ट कीवर्ड बनाया था, जो कि हमारे सब्जेक्ट के एक एलिमेंट मतलब सब्जेक्ट वाली लिस्ट के अंदर था, CORREC करेक्ट। अब मैंने Q स्पेस करेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जो Q है वो हमने लेट किया हुआ है अपने फॉर लूप में सब्जेक्ट 1 जो लिस्ट है उसके एक एक एलिमेंट को। अब उस हर एक एलिमेंट में एक क्वेश्चन है, एक ऑप्शंस है और एक करेक्ट नाम की की है, जिसके अंदर कई वैल्यूज़ हैं, तो इस करेक्ट नाम की के अंदर हमारे करेक्ट आंसर का वैल्यू है। तो हाँ ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम इसमें आंसर को नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम इसमें आंसर की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं। तो हाँ डबल इक्वल हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों को नहीं कंपेयर कर रहे हैं। हम आंसर और Q ब्रैकेट में करेक्ट को नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं आंसर की वैल्यू को प्लस Q की वैल्यू को, Q ब्रैकेट करेक्ट की वैल्यू को, कि अगर जो करेक्ट हमने बनाया है, जो करेक्ट मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो अगर हमारे यूज़र द्वारा इनपुट किए हुए आंसर के इक्वल है तो हमारी ये कंडीशन सही होगी। और अगर ये कंडीशन सही होगी तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट ब्रैकेट में हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यस एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे लिखेंगे योर आंसर इज करेक्ट, इतना लिख देंगे।
इतना लिखने के बाद हम एक इफ स्टेटमेंट ये बन गई। हम यहाँ पे अब जैसे हमारा आंसर कनेक्ट हुआ है तो मेरे ख्याल से एक इसमें स्कोर सिस्टम भी होना चाहिए। तो स्कोर के लिए हम यहाँ पे इस फंक्शन की स्टार्टिंग में ही एक वेरिएबल दे देते हैं SCO स्कोर। अब ये स्टार्टिंग में हम इसलिए दे रहे हैं ताकि एक हमारा एक इनिशियलाइजेशन हो जाए इसका। इसको इनिशियलाइज स्टार्टिंग में कर देंगे तो हम इसमें वैल्यू ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा यूज़र करेक्ट आंसर देता जाएगा। जितने वो करेक्ट आंसर देगा उतने ही इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी इसमें एक वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम कर देंगे, ये हमारा हुआ, यहाँ पे एंटर करेंगे और हम लिखेंगे SCORE स्कोर इज इक्वल टू SCORE स्कोर +1। हम ये लिख सकते हैं या फिर इसी को शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं स्कोर +=1। इससे क्या होगा, मतलब वही जो मैंने अभी इससे पहले लिखा था स्कोर इज इक्वल टू स्कोर +1, मतलब स्कोर की वैल्यू में एक 1 प्लस कर दीजिए। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट और लिखनी चाहिए। यहाँ पे लिखना चाहिए प्रिंट योर स्कोर इज डबल डॉट, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट में स्कोर लिख देते हैं और ये स्कोर की वैल्यू हमें प्रिंट में शो हो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं f। अगर हम किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट में f लगा के कोई भी वेरिएबल अगर किसी कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं कि मतलब मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट थी, इसमें ये स्कोर जो है वेरिएबल है जिसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में किया है। अगर मैं इस स्टेटमेंट के कोलन के पहले, मतलब ब्रैकेट के अंदर ही लेकिन कोट से पहले, डबल कोट से पहले ही मैं अगर एक f लगा देता हूँ तो एक f स्ट्रिंग बन जाती है जिसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब हमें वो वैल्यू लिखने की, हमें कोई फिक्स्ड चीज़ लिखने के बजाय हम एक वेरिएबल रख सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी और वो प्रिंट भी अपने आप होती रहेगी। तो हमने ये कर दिया। तो अब अगर हम कुछ भी करेंगे आंसर सही होगा हमारा, तो ये उसमें हमारा एक नंबर प्लस करेगा और हमारा स्कोर प्रिंट करेगा। क्या इसको रन करके देखते हैं? वैसे मेरे को उम्मीद नहीं है कि ये चलेगा, या हो सकता है चल जाए बिना एरर के। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर मैं B इनपुट करता हूँ तो यहाँ लिख के आ गया यस योर आंसर इज़ करेक्ट, योर स्कोर इज़ 1, यानी कि इसने 1 वैल्यू प्लस की है और मेरा आंसर करेक्ट आया है। तो ये तो हो गया, लेकिन अगर इन केस यूज़र ने गलत आंसर टाइप किया तो उसका भी तो हिसाब होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एल्स स्टेटमेंट डालेंगे, एल्स देन प्रिंट योर आंसर इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज। यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम हो सकता है हमें आए कि हमारा जो करेक्ट आंसर है उसको प्रिंट कराने के लिए अब हम क्यू ब्रैकेट करेक्ट अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इससे अच्छा है हम यहाँ पे एक और छोटा सा काम कर देते हैं। एल्स के नीचे हम जो हमारा क्यू ब्रैकेट में जो हमने करेक्ट लिखा है, यानी कि हमारे जो सब्जेक्ट 1 लिस्ट के ईच एलिमेंट में जो करेक्ट की है उस करेक्ट की को हम लिख देते हैं उसके इक्वल कर देते हैं, एक वेरिएबल के इक्वल कर देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको वेरिएबल दे देते हैं, करेक्ट ही नाम दे देते हैं, CORRECT करेक्ट इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में करेक्ट। अब इससे क्या होगा कि हम डायरेक्टली यहाँ पे करेक्ट आंसर भी प्रिंट करा सकते हैं कि अगर आपका आंसर गलत आया है तो योर आंसर इज़ रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज़, यहाँ पे हम लिख देते हैं करेक्ट वेरिएबल के अंदर जो आंसर सेव्ड है। और यहाँ पे हम F स्टेटमेंट, अब इसको हमने F स्ट्रिंग बना दिया है। इसको भी हम सेव करके देखते हैं और इस बार गलत आंसर टाइप करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके दोबारा मेरे ख्याल से रन करना चाहिए मुझे, ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा। हाँ, तो यहाँ पे अब मैं गलत कोई सभी आंसर टाइप कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे लिख के आ गया योर आंसर इज़ रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज़ बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी कंजेस्टेड सा है, सब चिपका दिख रहा है। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, और मेरे ख्याल से एंटर और आंसर के बीच में भी थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं इन सब के बीच में मेरे ख्याल से हमको एक स्पेस देनी चाहिए, एक मतलब ऐसा सेट करना चाहिए कि नई लाइन से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे हम /n का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो स्टेटमेंट है वो अगली लाइन से प्रिंट होता है, मतलब जो हमारी प्रोसेसिंग है प्रोग्राम की वो अगली लाइन से स्टार्ट होती है, इस सेम लाइन से नहीं स्टार्ट होगी, बिल्कुल चिपका नहीं रहेगा, हमें एक गैप मिल जाएगा।
यहाँ पे, और मेरे ख्याल से इसको तो इधर ही रहने देते हैं। हाँ, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी /n। इतना करने के बाद शायद हमें अब थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। चेक करते हैं अगर मैंने गलत आंसर टाइप किया। हाँ, थोड़ी सी स्पेस हमें मिली है। योर आंसर इज़ रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज़ दिस। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा लाइन देने के लिए यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगा देते हैं। प्रिंट ब्रैकेट में /n। इससे क्या होगा कि हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। ट्राई करके देखता हूँ। मैंने फिर से गलत आंसर टाइप किया। हाँ, एक हमें प्रॉपर स्पेस मिल रही है, हालांकि एक्स्ट्रा, लेकिन हाँ थोड़ा सा इजी रह जाता है इससे। कम से कम हमें दिख तो रहा है हमारा आंसर गलत है। प्रॉब्लम मेरे को लग रही है यहाँ पे कि मैं अगर इसको मैंने इसको रन किया, अगर मैं सही भी आंसर टाइप करता हूँ लेकिन वो भी रॉन्ग बताएगा ये। हाँ, अब जैसे बी ऑप्शन है, इसका सही आंसर था, लेकिन उसके बाद भी ये कह रहा है योर आंसर इज़ रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज़ बी। आंसर वैसे तो टेक्निकली कायदे से ये सही है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को बताया है कि ये वाला आंसर सही है। मतलब जो करेक्ट की है हमारी, उसकी वैल्यू में जो कैपिटल बी है वो सेव्ड है, तो स्मॉल बी तो सही आंसर हो नहीं सकता कंप्यूटर के हिसाब से, हमारे प्रोग्राम के हिसाब से। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, क्योंकि अब हर यूज़र को पता थोड़ी ना हर समय कैप्स लॉक ऑन करके या शिफ्ट दबा के वो नहीं करना चाहेगा, या फिर हर जिस किसी को भी आप देंगे तो हो सकता है वो ना कर पाए, या फिर अलग लगे, स्टार्टिंग में नहीं पता लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट जो तो हमारी थी उसमें हम डॉट अपर करके हम अपना एक फंक्शन लगा देंगे। उससे क्या होगा कि हम अब चाहे स्मॉल लेटर में टाइप करें चाहे कैपिटल लेटर में टाइप करें, हमारा सही आंसर अगर होगा तो वो सही होगा। जैसे मैंने बी किया और यहाँ पर लिख के आया यस योर आंसर इज़ करेक्ट, योर स्कोर इज़ 1, मतलब हमारा स्कोर बढ़ा। अब अगर मैं इसमें सी करता हूँ, योर आंसर इज़ रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज़ डी, योर स्कोर इज़ 1, मतलब मेरा स्कोर नहीं बढ़ा, स्कोर अभी भी 1 है। अगर मैं दोबारा करता हूँ, अगर किसी में स्कोर बढ़ता है, हाँ देखा इसमें मेरा अगले क्वेश्चन में मेरा आंसर सही हुआ तो मेरा स्कोर 2 आ गया। अब ये सब तो हो गया, लेकिन अब फाइनल स्कोर कैसे पता चलेगा? तो फाइनल स्कोर सब कुछ ख़त्म होने के बाद, मेरे ख्याल से ये सब ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम एक बार और स्कोर प्रिंट करेंगे। स्कोर इज़, यहाँ पे हम स्कोर वेरिएबल में जो हमारा स्कोर टोटल होके आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। स्कोर, एक सेकेंड, इसमें यहाँ पे मैं F लगाना भूल गया, F नहीं लगाऊंगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ये F स्ट्रिंग नहीं मानी जाएगी, ये फिर पता नहीं क्या ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं और मैं कुछ भी आंसर्स टाइप कर देता हूँ ताकि जल्दी से ये क्विज़ ख़त्म हो। हाँ, क्योंकि मैंने सारे आंसर गलत टाइप किए। हाँ, सारे आंसर गलत टाइप किए मैंने, तो सारे आंसर गलत टाइप किए तो मेरा टोटल स्कोर भी 0 ही आया। और मेरा मतलब वाह यू कंप्लीटेड द क्विज, योर टोटल स्कोर इज़ 0। तो यहाँ पे मतलब इसमें आपका ये भी होता रहेगा, आपका स्कोर, आपका ये जब क्विज़ ख़त्म होगा तो ये लिख के आएगा क्विज़ ख़त्म हुआ, और टोटल स्कोर भी आपको बताएगा। एक चीज़ और करना चाहता हूँ मैं इसमें, वैसे तो आप यहाँ मेन फंक्शन जो आपका है वो यहाँ स्कोर से लेके यहाँ एल्स तक का ही है। इसके बाद जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो फैंसी है, आप चाहो तो अपने हिसाब से करना या ना करना, वैसे कर दोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है प्रेजेंटेबल में। मैं चाहता हूँ कि जब भी जैसे ही वो फंक्शन रन करे तैसे ही यहाँ पे लिख के आए एक स्टेटमेंट, वेलकम टू द क्विज़, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या होगा कि जब भी हमारा क्विज़ रन करेगा तो ये आएगा। अब एक जो प्रॉब्लम है कि जैसे आपने ये प्रोग्राम बनाया, अब आप अपने किसी को दोस्त को दोगे या फिर किसी भी अपने घर के किसी मेंबर को दोगे, कहोगे कि ये लीजिए क्विज़ है, ये इसको आप कीजिए, तो मेरे ख्याल से वो देख लेगा, ऊपर ही स्क्रॉल करके देख लेगा कि यहाँ पे तो सारे आंसर्स दिए ही हुए हैं, वो इसको देख के आंसर कर लेगा। तो इसको टैकल करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस स्लैश को, फॉरवर्ड स्लैश को क्लिक करने से आप कितने भी जो भी से आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड है वो कमेंट आउट हो जाता है। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरे को कमेंट आउट कर दिया। अब अगर मैंने कमेंट आउट कर दिया तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन रन नहीं करेगा। अब इस फंक्शन को रन कराने के लिए मैं एक काम करूँगा, मैंने एक और फाइल बना रखी है science.py से, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस लिख के रखे मैंने वैसा ही सब्जेक्ट नाम की एक लिस्ट बना रखी है, सब्जेक्ट 1 नाम की, और उस लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज हैं। और इस बार इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसमें मेरे ख्याल, हाँ इसमें 16 क्वेश्चंस हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये मेरी इस फाइल में रन हो, समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूल इंपोर्ट यूज़ करेंगे। हम अपने खुद के मॉड्यूल को, पाइथन में ये एक बहुत अच्छा फीचर है, हम अपने खुद के बनाए हुए मॉड्यूल को एक दूसरी पाइथन फाइल से अपनी इस पाइथन फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं।
लेकिन हाँ, इस काम को करने के लिए आपकी जो दोनों पाइथन फाइल हैं वो एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्विज नाम का मैंने फोल्डर बनाया है। इस क्विज नाम के फोल्डर के अंदर quiz.py, science.py दोनों पाइथन फाइल्स हैं। तो अब मैं science.py में जो मैंने क्वेश्चंस को रखा है उसको मैं quiz.py में इंपोर्ट करूँगा। तो इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम SCIEN साइंस, सिर्फ साइंस लिखना, में .py नहीं लिखने की ज़रूरत है क्योंकि पाइथन को पता है कि वो पाइथनी फाइल है। साइंस में हमने जो लिस्ट बनाई है subject1 इंपोर्ट subject1। तो इतना सा काम हमने कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, अब मैं इसको रन करूँगा, इस फाइल को सेव करता हूँ, मैं रन करूँगा, ये वैसा ही वर्क करेगा जैसा कर रहा था। देखिए वैसा ही वर्क कर रहा है। मैंने गलत आंसर दिया तो ये मेरे को गलत आंसर बता रहा है, मैं करेक्ट आंसर दूंगा तो ये करेक्ट बताएगा, जैसे मैंने करेक्ट दिया तो ये करेक्ट बताया, मेरा स्कोर बढ़ा, तो ये रन कर रहा है। अब आप चाहें तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसको पूरे को इरेज कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन वाली लिस्ट को जो मैंने कमेंट आउट किया है। अब मैं इसको इरेज भी कर दूँ क्योंकि इसका कोई काम है नहीं अब, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो दूसरी फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हमें इसमें और क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ हमारा ये मेन फंक्शन रहेगा। आप चाहो तो ये फंक्शन भी इस फाइल को भी और उस फाइल को भी, कईयों फाइल के मतलब जो मॉड्यूल्स हैं या फिर कोई भी आपका डेटा है पाइथन का, कोई अलग अलग पाइथन फाइल्स में भी है, तो उन सबको आप अलग अलग फाइल्स का भी एक फाइल में कर सकते हो अगर आपने वो फाइल्स को एक फोल्डर में सेव कर रखा है। हालांकि आप दूसरे पाथ के भी, दूसरे फोल्डर के भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक OS नाम का जो पाइथन लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना होगा। पहले तो इंस्टॉल करना होगा, फिर इसमें अपने हर फाइल में इंपोर्ट करना होगा और उसका पाथ भी देना होगा फोल्डर का। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, उसको भी मैं किसी वीडियो में कवर करूँगा। अभी आपके लिए एक बेसिक प्रोग्राम को रन करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है, और इससे आप क्या कह सकते हैं आप, हाँ, प्राइवेसी और सिक्योरिटी, हाँ, आपके डेटा की, आपके क्वेश्चंस की सिक्योरिटी रहेगी, कोई भी चीट नहीं कर पाएगा इसमें। थोड़ा मेरे ख्याल से ये ईजी रहेगा। आप कमांड लाइन का एक, मतलब ये काफ़ी अच्छा सिंपल कमांड लाइन प्रोग्राम ही है, लेकिन इसमें इतनी अच्छी है कि इसमें सिक्योरिटी भी है कि कोई चीट नहीं कर सकता इतनी ईजिली। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही। आप ऐसा अपने भाई बहनों के लिए या फिर अपने दोस्त के लिए ऐसे क्विज़ेस बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं पाइथन के बारे में, तो मेरे ख्याल से आप कुछ अच्छे पाइथन लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके, जैसे कीवी या फिर टिकिंटर लाइब्रेरी का यूज़ करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं इसके थ्रू। उसमें भी आपको बस इतना ही डाटा रखना है और ऐसे ही बनाना है। और आप अलग अलग सब्जेक्ट की ऐसी कई फाइल्स बना सकते हो, जैसे मैंने ये science.py बनाई है, आप ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग फाइल बना सकते हो, और उसके उस फाइल के कंटेंट को आप इस मेन फंक्शन फाइल में, जिसमें आपका क्विज का फंक्शन होगा, उसमें इंपोर्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सिंपल प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा है। मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा और आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लिख दीजिएगा समझ में आया, एक लाइक मार दीजिएगा, इससे मैं समझ जाऊँगा कि आपको ये समझ आया। और अगर आपको कुछ सजेशंस हैं आपके पास तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे किस टाइप की पाइथन फाइल्स या फिर पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट या फिर वेब से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और ये अगर आपने ट्राई किया है और आपने पहले से बना के रखा है या फिर आपने मेरे ये वीडियो देखने के बाद ट्राई किया, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये प्रोग्राम बनाया था, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरा बताया समझ में आया है किसी के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्ते।